ओके, शांति, बातचीत बंद, ध्यान इधर। क्लास शुरू किया जाए। शुरू किया जाए जी। ढेर गायब है सर। हम सवेरे शुरू कर रहे हैं, क्यों सब लेट है? हम तो लगता है अपन टाइम से हैं, 2 मिनट लेट सवेरे हैं। चलिए, तो कल हम लोगों ने अपने राजनीति विज्ञान के चैप्टर 1 को शुरू किए थे, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसमें सबसे कहाँ झंडा है? वो बनना था इंडिया का, बन गया है कोई और देश का। तो भारतीय मानो, कहाँ कहाँ से के ध्यान रहता है। चल, हाँ अब चलो इधर देखो, ध्यान दीजिए इधर। अब कलर ना समझिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझिए इधर। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी नामक चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं, और कल के क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले ये समझा कि लोकतंत्र होता क्या है। तो लोकतंत्र का होता है जी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। फिर हम लोगों ने समझा कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को बताया कि जब शक्ति में बंटवारा किया जाता है, सभी समुदाय वर्गों को उसमें हिस्सेदार बनाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सत्ता में साझेदारी। अब तीसरा सवाल था कि सत्ता में साझेदारी हम क्यों करें। तो बताए थे कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार समुदाय और वर्ग के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, सबकी अपनी विचारधारा है, और कई बार ये आवश्यकताएं और विचारधारा आपस में टकरा जाती है, इनके बीच संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, और उस संघर्ष को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए, और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए, तालमेल बिठाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? सत्ता में साझेदारी के। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर हम लोग सत्ता में साझेदारी न करें तो क्या होगा। तो आप लोगों को बताए थे कि अगर हम लोग सत्ता में साझेदारी न करें तो बेल्जियम में जैसे हुआ था, लेकिन वहां पे सत्ता में साझेदारी कर लिया, बच गया। घटना कहाँ हो गया? श्रीलंका में सत्ता में साझेदारी नहीं किया, गृह युद्ध हो गया। युगोस्लाविया में साझेदारी नहीं किया, विखंडन हो गया उसका। तो अगर हम सत्ता में साझेदारी नहीं करेंगे तो देश की जो एकता, अखंडता है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, वो विखंडित हो सकता है, देश का विभाजन हो सकता है। मूल रूप से कल हम लोगों को यही इतना बात सीखना था, ठीक। अब आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि लोकतंत्र में, या ये जो सत्ता की साझेदारी है, या जो ये हमारी राजनीति है, इसमें जाति के, धर्म के और लिंग का क्या महत्व है, क्या उसकी भूमिका है। तो आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे जाति और धर्म, कि कैसे जाति और धर्म राजनीति को प्रभावित करता है, कैसे यह उसमें अपनी भूमिका निभाता है। और कल हम लोग देख लेंगे धर्म को, और उसके बाद कल ही कर लेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कल ऐसे आप लोगों को इंग्लिश होता था, लेकिन इस बार क्या किया जाएगा? इसी का लास्ट लेक्चर लिया जाएगा और इसको खत्म किया जाएगा। तो आ जाइए हम लोग यहाँ पे धर्म, जाति और लिंग पर। अब देखो, हम लोग जितने भी यहाँ पे हैं, सबका कोई ना कोई धर्म है, ठीक। और मनुष्य के जीवन में धर्म होना अच्छी बात है, बस शर्त यही है कि उसका दुरुपयोग न हो। अगर धर्म का सदुपयोग हो रहा है तो उसका होना अच्छी बात है, समाज के लिए, देश के लिए वो बेहतर माना जाता है, मनुष्य के लिए वो बेहतर माना जाता है, समझ गया। और अगर आप लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो फिर उसकी कोई, अब उस पर हम क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज खराब हो जाएगा। जाति भी एक तरीके से सही है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो तब वो खराब है। पहले जाति होता नहीं था, जाति का धीरे धीरे जन्म हुआ है। कैसे हुआ है वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, हमारे समाज में जो विभाजन होता है, या जो विविधता है, जो अलग अलग प्रकार के हम लोग हैं, विभिन्न प्रकार के, इसके कारण जो समाज में विभिन्नताएं आती है, और उस विभिन्नता के कारण जो विभाजन होता है, समाज अलग अलग भाग में बट जाता है, उसमें 3 चीजों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। एक धर्म के, एक है तुमको जाति, और एक है लिंग। ये तीनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस चीज में? समाज को बांटने में,
सामाजिक विभाजन करने में, समझ गए? ठीक, अब सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे? जाति को, उसके बाद धर्म को, और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे लिंग को। तो जाति के बारे में अभी समझो। देखो, राजनीति में अगर जाति है तो ये राजनीति के लिए अच्छा भी है और राजनीति के लिए बुरा भी है। ठीक, एक चीज याद रखना, इस दुनिया में कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति, हर वस्तु में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं, खूबी के साथ खामी भी रहता है। अब ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुम उस वस्तु से, उस व्यक्ति से खूबी लेना चाहते हो कि उसकी खामी गिनाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। समझ गए? तो यहाँ पे अगर जाति है तो जाति में अच्छा चीज भी है और खराब चीज भी है। अगर जाति के नाम पे राजनीति हो रही है तो वो अच्छा चीज भी है और खराब चीज भी है। अब समझो अच्छा कैसे और खराब कैसे है। समाज में हमारा एक ऐसा वर्ग है जो वंचित है, हमेशा सुख सुविधाओं से दूर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आप लोगों को बताते हैं, आपके इर्द गिर्द में कोई मुसहरी होगा, ठीक, तो जो मुसहरी में है लोग, उन लोगों का जीवन स्तर देखो कितना नीचे है, एकदम नीचे रह गए हैं। ठीक, जिनको मांझी कहते हैं तो वे एकदम नीचे रह गए हैं, समाज में एकदम दबे कुचले में है। उनमें लोग छुआना भी नहीं चाहता है, छुआछूत के जैसा भी चीज आज भी वो विद्यमान है, कम है लेकिन आज भी है। उनका जीवन स्तर देखो, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? तो भारत की जो भी संसाधन है या जो भी व्यवस्था है उसमें क्या उनका हक नहीं है? लेकिन क्या वो उसको प्राप्त कर पा रहे हैं? वो उस चीज से वंचित हैं। तो अगर इस बात पे राजनीति किया जाए कि नहीं, जो मांझी हैं, जो जाति के मांझी हैं, मुसहर हैं, उनको भी व्यवस्था में हक दिया जाए, उनको भी भारत के संसाधन में हिस्सा दिया जाए, इस बात पे अगर राजनीति किया जा रहा है, क्या ये गलत है या सही है? सही है। अब सिर्फ उसी के नाम पे राजनीति हो, अब ये सही है कि गलत है? या किसी विशेष एक और जाति को ले लो, किसी जाति को, कि उसी जाति के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रहा है, कि राजनीति मतलब सिर्फ जात, कि जाति को अपना बढ़ावा दो, बाकी देश कहीं जाए, विकास कहीं जाए, मानवता कहीं जाए, बस अपना जाति आगे आना चाहिए। क्या ये सही राजनीति है? तो राजनीति में अगर जब हम जाति को घुसाते हैं तो वो क्या होता है? अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको राजनीति कर रहे हैं, जात को लेकर के। ठीक, अगर पिछले वंचित समाज को आगे लाने के लिए आप जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तो वो एक तरह से सकारात्मक है, उससे समाज बेहतर बनेगा, जो दबे कुचले हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा। लेकिन आप सिर्फ जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ मेरा जाति आगे बढ़े, तो ये राजनीति के लिए नकारात्मक प्रभाव होता है। इससे राजनीति, लोकतंत्र, एकता, अखंडता खतरे में पड़ जाता है। समझ गया? तो जाति से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की चीजें देखने को हम लोगों को मिलता है। यहां तक ये सब क्लियर? अब आइए हमने यहाँ पे, आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, वहां पे किसी न किसी प्रकार का आपको ये सामाजिक असमानता और श्रम विभाजन मिल जाएगा, यानी समाज में भेदभाव। जैसे हम लोग बेल्जियम पढ़ रहे थे, तो बेल्जियम में सामाजिक असमानता के कारण क्या है? भाषा, एगो डच है, एगो फ्रेंच है, इस बात को लेकर के टकराव है, असमानता है। अमेरिका में गए, वहां पे क्या है? रंग भेद की नीति, तुम काले मैं गोरा, भेदभाव हो रहा है। हम लोग चले यहाँ पे श्रीलंका में, वहां पे क्षेत्र को लेकर के कि तू भारत के है, तमिल के है, हम श्रीलंका के मूल निवासी हैं। फिर भाषा को लेकर के कि हम लोग सिंहली बोलते हैं, तुम लोग तमिल बोलता है। फिर धर्म को लेकर के कि तू लोग सनातनी है, हम लोग बौद्धिस्ट है। टकराव था, असमानता है। हम लोग गए उत्तरी आयरलैंड में, वहां एक ही धर्म है, ईसाई धर्म, लेकिन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बंटा हुआ है और इस बात को लेकर के उनके बीच टकराव है। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के किसी भी देश में हम चले जाएं, वहां पे किसी न किसी प्रकार के ये असमानता है, और इस असमानता के कारण श्रम विभाजन भी है। श्रम विभाजन मतलब काम के तरीके, काम के आधार पर जब लोगों का विभाजन होता है तो एक तरह से समझ लो वो क्या कहलाता है? श्रम विभाजन। तुम लोग के हिंदी के पहले चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उसमें भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जाति के नाम पर जो एक काम दिया जाता है वो सही है कि गलत है? गलत है।
जाति के नाम पे काम नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर काम मिलना चाहिए। शुरुआत में यही चीज था, योग्यता के आधार पे था, लेकिन धीरे 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 वो हो गया फिर जन्म के आधार पर, ठीक। और फिर उसी पैसे के नाम पर तुम्हारा नाम पड़ गया जाति। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति था, अब उसको मिट्टी के बर्तन वगैरह ये सब बनाने में खूब इंटरेस्ट है। जब ये सब जात वात नहीं था तब की बात कर रहे हैं, एकदम शुरुआत में। तो किसी व्यक्ति को मिट्टी के बर्तन ये सब काम करने में अच्छा लगता है, वो वाला काम करने लगा। किसी को लोहा वाला काम करने में अच्छा लगता है, वो करने लगा। अब जो मिट्टी के काम करता था, जाहिर सी बात है वो कर रहा है, तो उसके घर में जो बेटा होगा, जो आगे के वंशज होंगे, वो देखेंगे तो उनके लिए वो सीखना थोड़ा इजी हो जाएगा, तो उनका झुकाव उस तरफ ज्यादा होगा, तो वो भी वो काम करने लगा। उसका अगला पीढ़ी जो है वो भी करने लगा। लेकिन उसके अगले पीढ़ी में कोई व्यक्ति है जिसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो कोई और काम करना चाहता था, तो वहां पे उस पर रोक लगा दिया कि नहीं, तुम्हारा बाप यही किया, तुम्हारा दादा यही किया, परदादा यही किया, तो तुम भी यही करोगे। उसी प्रकार जो लोहे वाला काम करता था उसमें हुआ, जो शास्त्र पढ़ने का काम करता था उसमें हुआ, और ऐसे करके उसी के आधार पे एक नाम दे दिया गया। जैसे जो मिट्टी के काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, कुम्हार। जैसे ही तुमको कुम्हार जाति कहा जाएगा, तुमको दिमाग में एक ही चीज जाएगा, कुम्हार मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। जैसे तुमको अहिर कहा जाएगा तो एक भैंस गाय पोसने वाला। जैसे तुमको लोहार कहा जाएगा यानी लोहे का काम करने वाला, दिमाग में सीधे वही जाता है। तो तुम देखोगे कि ये जो जाति बना है वो पेशा के आधार पर बना है। जो लोग काम करते थे उस काम के आधार पर उनको एक नाम दे दिया गया। जितने भी मिट्टी के बर्तन काम करने वाले लोग हैं, मिट्टी वाला काम करते थे, उन सबको एक साथ क्या कहा गया, कुम्हार कह दिया गया। जो लोहे का काम कर रहे थे लोहार कह दिया गया। सोनार किसको कहा गया, जो सोना वाला काम कर रहा था, सोना चांदी वाला। तो जितने भी सोना चांदी काम करने वाले थे उन सबको एक साथ क्या कहा गया। तो क्या पहले जाति था, पहले था आपको जो इच्छा है वो काम करिए। नाम पड़ गया, अब क्या करेगा उसमें। अब कोई ना कोई ऐसा एक वस्तु होगा, कोई चीज होगा जिससे उसकी वो पहचान बनी है, समझ गया। हम जो गाय भैंस पोसने वाले हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्वाला कहा जाता है। गाय भैंस पोसने वाला थोड़ा मैचिंग करेगा गाय से ग्वाला, समझ गया। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो मैच करता है, उसी के नाम पे उसको नाम दे दिया जाता है, समझ गया। तो यहाँ पे दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, आपको सामाजिक विभाजन और श्रम विभाजन देखने को मिल जाएगा। तो भारत तो इससे बच नहीं सकता है, भारत में ये चीज आपको देखने को मिलेगा, और भारत में तो और ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा। दुनिया में तो देखो तो एक दो बात को है, बेल्जियम में सिर्फ भाषा था, अमेरिका में सिर्फ रंग भेद है, हमने के देश में सब कुछ है, भाषा भी है, रंग भेद भी है, क्षेत्र भी है, धर्म भी है। तुम जो मुद्दा उठाओ दुनिया में जो भी विविधता के कारण है लगभग सब भारत में मिल जाएगा एक साथ, ठीक। ऐसा कहा जाता है कि जब भारत आजाद हुआ था और लोकतंत्र की स्थापना हुई थी तो दुनिया भर के जो विद्वान थे उनका यह मानना था कि भारत में लोकतंत्र नहीं टिकना है, क्योंकि यहाँ पे इतना ना विविधता है कि आपसी संघर्ष में ही ये लोकतंत्र का होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए कहो कि एक सफलता है कि जब से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से ये अब तक चल रहा है, समझ गया। विद्वानों का जो विचार था, जो वो अनुमान लगा रहे थे, उसके विरुद्ध हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इतनी विविधता के बाद भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारा संविधान, हमारी संस्कृति, हमारी जो भी शिक्षा है, वो सारी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राष्ट्र के प्रति जो हमारा लगाव है वो सब चीज है जिसके वजह से ये एकता आज तक बनी हुई है। तो देखिए, भारत में वंशानुगत पेशे ने जाति को जन्म दिया। यह भी आप लोगों को कहानी बता दिए कि पहले पेशा चुना गया, फिर उस पेशे के आधार पर जितने भी उस काम को करने वाले थे उसको एक नाम दे दिया गया, वही बना जाति, ठीक। उसके बाद जाति में कुछ कॉमन चीज था जो आज भी तुमको देखने को मिल जाएगा। देखोगे कि एक जाति में कुछ पूजा पाठ जो है वो एक जैसा होगा। जैसे जादव जी में देखेगा तो शादी विवाह से पहले वो पूजा होता है, और किसी जात में वो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जादव जी में होता है, देवास दिलाता है। बाकी कोई के घर में शादी विवाह ये सब होता ना है, तो अलग अलग कास्ट में तो देखना उसके जो पूजा पाठ वगैरह होता है उसमें थोड़ा सा भी भिन्नता देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अलग होगा। किसी किसी के यहाँ के होता है कि
जो देव पूजी होता है, देवी जी के पूजा वगैरह, किसी के यहाँ एक दिन पहले ही हो जाता है, किसी के यहाँ शादी के दिन होता है, किसी के यहाँ देखोगे कि मड़वा में लेकर के घुमाया जाता है, किसी के यहाँ देखोगे कि नहीं घुमाया जाता है। तो जो चीज देखोगे ना, तो कोई जाति में एकदम सब में वो सेम रहेगा या कोई जाति में वो नहीं होगा। ये तो वह छोटा मोटा चीज जो कोई कोई में देखने को मिलेगा, कुछ जो है जो सबको पता है। आप देखिएगा समाज में कि शादी विवाह हमेशा जात में ही होता है। जादव जी है तो वो जादव जी में ही करेगा, भूमिहार है तो वो भूमिहार में ही करेगा, राजपूत है तो वो राजपूत में ही करेगा, कुम्हार है तो वो कुम्हार जाति में ही करेगा। समझ गया? तो शादी विवाह, लेन देन, खान पान, ये सब किसके बीच होता है? ये जाति में, अपने अपने जाति में। अब इसके पीछे भी कुछ कहानी है। जब शुरुआत में जाति नहीं था, तब लोग अपना अपना काम करते थे, कि कोई अपना मिट्टी वाला काम कर रहा है, कोई लोहा वाला काम कर रहा है, कोई लकड़ी वाला काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। और इनके बीच अच्छा संबंध था, एक दूसरे के घर आना जाना, शादी विवाह, खान पान सब होता था। लेकिन जब धीरे धीरे ये रूप बदला और इसको जाति के नाम दे दिया गया, उसके बाद इसमें बदलाव आ गया। अब जो जिस जाति के है उसको ये सब काम अपने जाति में ही करना होगा, खान पान अपने जाति में ही चलेगा, शादी विवाह अपने जाति में ही, लेन देन सब अपने जाति में, दूसरे जाति में नहीं चलेगा। और आगे चल करके तो ये इतना खतरनाक बन गया कि छुआछूत जैसन चीज को भी जन्म दे दिया। जाति के बाद ही ये छुआछूत आया, तो वो कहानी आगे है, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ समझ में आया? तो एक जाति में रीति रिवाज, शादी विवाह, खान पान सब एक जैसा होता है, एक ही में एक दूसरे के साथ करते हैं। अपने समुदाय से, अपने जाति से अगर बाहर कोई व्यक्ति मान लो कि विवाह कर लिया, तो उसको उस समाज से बाहर कर दिया जाता था, उसको उस जात से निकाल दिया जाता था, और वहां से एक नया जाति आता था, उसका हालत उससे भी बदतर। मान लो यहाँ पे एक उच्च जाति के कोई भी, अपन दिमाग में कोई भी ले लो, एगो नीचे जाति के कोई भी ले लो, ठीक। अब इन दोनों में किधरों से एगो लड़का था, किधरों से एगो लड़की थी, अपना अपना कहानी बनाओ। तो एगो उच्च जात के है, एगो नीच जात के है। इसमें के लड़का लड़की कर लिया विवाह, तो मान लो यहाँ की लड़की थी, तो लड़का शादी करके अपने समाज में ले जाएगा, तो इसका समाज उसको निकाल के फेंक देगा बाहर। और अगर यहाँ से करके लेके जाएगा यहाँ, तो इसे तो मार के एकरा कुटिए देगा, बाहर का निकालना है। ज्यादातर केस में ये होता था कि अगर कोई उच्च कुल के लड़का नीचे वाली लड़की से विवाह कर लेता था, तो उसको समाज से बाहर। कभी कभी अगर उच्च कुल की लड़की है, नीच कुल वाला है, तो उसको बाहर। ऐसे नीचे वाला के तो था नहीं इतनी ताकत उसके पास है कि ऊपर वाला करे, कर भी लिया तो पूरा गांवे गायब कर देगा, पूरा उसका परिवार गायब कर देगा। लेकिन मान लो बाई चांस कभी कर लिया, तो इसको भी समाज से बाहर। तो ये भी बाहर हुआ, ये भी बाहर हुआ। इसको अपना जाति का टाइटल नहीं मिलेगा, वो उस जात का नहीं कहलाएगा, ये भी उस जात का नहीं कहलाएगा। इसको समाज से बाहर, खान पान सब बंद, एक रही से लेन देन वगैरह जो भी है सब बंद, ना कोई बोलेगा ना बतियाएगा, ये मरते रहेगा, इसको पानी तक कोई नहीं देगा। इसमें भी वही चीज था। अब यहाँ पे जब दोनों लड़का लड़की शादी किया है, तो आगे तो उसका पीढ़ी आएगा, तो जो अगला इसका वंशज आएगा वो किस में जाए? क्योंकि इसने तो इसको नकार दिया है और इसने भी इसको नकार दिया, तो ना तो ये इस जाति में जा सकता है ना इसमें जाएगा, तब कहां जाएगा? तो उसको नाम दिया गया है अत्यंज, जो इनसे भी बदतर थे। इनके साथ तो सिर्फ स्थिति खराब थी, लेकिन इनका जो हाल है वो बाकियों से भी बदतर है। उसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि हमारे समाज में था वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था में 4 भाग में इसको बांटा गया था। एक होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 गो तुमको वर्ण व्यवस्था में था। इसमें कई सारी जातियां थी, ठीक। जातियों के बड़े समूह को हम क्या कहते थे? वर्ण कहते थे, और वर्ण में आते थे 4 गो, ठीक। अब मान लो कोई ब्राह्मण किसी शूद्र से विवाह कर लिया, सबसे खराब स्थिति शूद्र के होता था, सबसे खराब स्थिति, ठीक। इतना खराब कि इनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं, इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, ये मंदिर नहीं जा सकते हैं, ये मंत्र सुन नहीं सकते हैं, उसका उच्चारण तक नहीं कर सकते हैं। समझ गई? ऐसी स्थिति इनकी थी।
समाज में एकदम दबे कुचले थे, एक तरह से गुलामी वाला इनका जिंदगी था। सबसे बेहतर जीवन इन दोनों का था, ब्राह्मण और क्षत्रिय के। ब्राह्मण में पंडित आ जाते थे, क्षत्रिय में राजा। वैश्य में व्यापार, किसान, ये सब जो बड़े बड़े थे तो उनकी भी स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन सबसे बेहतर इन दोनों का, सबसे बदतर इनका। अब इन दोनों में हुआ विवाह, यहाँ के लड़का यहाँ की लड़की से कर लेगा विवाह, तो समाज ही इन दोनों को निकाल करके फेंक देगा बाहर, ठीक। और इनसे जो बच्चे जन्म लेंगे उनको ना तो ये एक्सेप्ट करेगा ना तो ये, तो वो चले जाएंगे कहाँ, इसमें अत्यंज में। अब जब ये अत्यंज में आएंगे, यानी इनके जो बच्चे हैं इनको में लोग छुआना भी नहीं चाहेगा, ठेकना भी मना है। ठेकना तो छोड़ो, देखना भी मना है, परछाई तक में नहीं छुआना है। चल रहे हो रास्ते से तो शरीर में घुंघरू बांध के चलो, ताकि तुम्हारी घंटी की आवाज से लोगों को पता चल जाए कि कोई अछूत व्यक्ति आ रहा है और वो साइड हो जाए। पीछे आपको झाड़ू या तार वाला जो होता है ना बड़ा सा, वो लगा के चलना है, क्योंकि तुम्हारे चलने से वो भूमि का हो गया, गंदा हो गया, अब तुम उसको साफ करते चलो। तुम्हारा छुआ हुआ पानी नहीं पिएगा। अरे जब तुम्ही को नहीं देखना चाह रहा है तब बाकी अब सोच लो कौन लेवल के है, तुमको देखना भी उसके लिए पाप है। ऐसा परिस्थिति कर दिया गया किनका, अतियंजों का, ठीक। निकलता था तो वही घुंघरू बांध के निकलो, पूरे शरीर पे आपको कपड़ा भी नहीं पहनना है, बस नीचे, अब मुड़ी हमेशा नीचे करके चलिए। और यो लोग इतना कट्टरवादी था, बाकी के लोग मर जाएगा प्यास से लेकिन इसका दिया हुआ पानी वो नहीं पिएगा, समझ गई। इस पे एक कहानी है प्रेमचंद के, जमींदार का कुआं, छोटा सा कहानी है, कभी पढ़ो पता चलेगा कि उस टाइम पे इनकी स्थिति क्या होती थी, समझ गया। एकदम छोटा सा है लेकिन अपने से तो कभी पढ़ेगा नहीं, तो जमींदार का कुआं कभी पढ़ो पता चल जाएगा। तो ये बात समझ में आया जी, तो कैसे ये अत्यंज आए समझ में आया, क्लियर। आगे देखिए, ये बात हम आप लोगों को बता दिए हैं कि शुरू में जो श्रम विभाजन है वो ठीक था, और लोग अपने अपने पसंद के काम करते थे, लेकिन खान पान शादी विवाह एक दूसरे के साथ होता था। लेकिन बाद में ये वर्ण तक सीमित हो गया, जात तक, कि फलाने जात के हैं तो आप उसी में। ये इतना विविधता है कि आप देखिए एक जाति में 7 गो उपजाति होता है, तो इस उपजाति का उस उपजाति में विवाह नहीं करेगा। जैसे हम अपने में बता रहे हैं, जैसे यादव जी है ना, तो यादव में 7 गो होता है, तो अब 2 गो हम बता रहे हैं, एक होता है मजरौट, ठीक, एक होता है किश्नौट, सबसे नामी में। मजरौट वाला किश्नौट में विवाह नहीं करेगा, और किश्नौट वाला मजरौट में नहीं करेगा। माने कि जो मजरौट है ना वो बाकी के 6 में से किसी में विवाह नहीं करेगा, क्या 6 वो खराब होता है, हम खाली बढ़िया है। किश्नौट से पूछोगे तो कहता है कि ना किश्नौट छोड़ के बाकी के जो 6 उपजाति है वो खराब होता है। गोरिया से पूछेगा तो कहता है कि ना हम बेहतर है, बाकी 6 गो खराब है। तो गोरिया के विवाह गोरिये में होगा, सब अहिरे है, सब यादव जी है, लेकिन उपजाति में भी विभिन्नता है। वो ढूंढता है कि मेरे ही उपजाति का है कि नहीं, इतना विविधता हो गया है जो कि पहले नहीं था। पहले कोई किसी से विवाह करता था, समझ गए। अब देखिए ये भी बता दिए कि वर्ण व्यवस्था में सबसे खराब स्थिति शूद्रों की थी, ठीक। और शूद्रों से भी जिनकी खराब स्थिति थी उनको क्या कहते थे, अत्यंज कहते थे। अत्यंज कौन होते थे वो भी हम आप लोगों को बता दिए। अब आज के टाइम पे किसको कहते हैं, वो जाति में कौन कौन आता है, ये हम आप लोगों को नहीं बताएंगे। कहला फालतू के तुमको दिमाग में वो पिक्चर बनाना, जब बता देंगे कि इस जाति वाले को अत्यंज में रखते हैं, जैसी वो जाति का कोई व्यक्ति, कोई आपके उम्र का कोई सहपाठी आपके साथ आएगा आपके सामने, तो आपके दिमाग में सीधे क्या जाएगा, जो हम यहाँ पे भी पढ़ाए हैं कि उस जाति के इस जाति के विवाह। काहेला वो निगेटिविटी तुम्हारे दिमाग में डालना, काम खत्म करो। ऐसा नहीं है कि तुमको जानना नहीं है, आगे जानना है, 1-2 साल और इंतजार करो, फिर उसके बारे में पढ़ना है इतिहास में। लेकिन एक उम्र के बाद जब इन सब चीजों से निकल जाओ उसके बाद उसको जानो तो बेहतर है। तो अत्यंज कौन होते थे, क्लियर है ना, जाति नहीं बताएंगे, ठीक। अत्यंत जातियों के साथ छुआछूत के व्यवहार होता था, ये भी आप लोगों को हम बता दिए। अब इनके साथ जब ये सारी चीजें होती थी तो समाज में कई सारे ऐसे लोग आए जो इनके हक के लिए लड़े, इनके लिए आवाज उठाए और मांग किए इनके भी हक की।
जैसे कि इसमें नाम आ जाता है ज्योतिबा राव फुले का, महात्मा गांधी के, और सबको छोड़ दो, इनको कैसे छोड़े, भीमराव अंबेडकर को, चाहे इनको। असल में राष्ट्रपिता तो उन्हीं को कहा जाता है, ज्योतिबा राव फुले को, पहला व्यक्ति जो लड़कियों के लिए काम किए, स्कूल खुलवाए, खुद भी किए और अपनी पत्नी से भी करवाए। इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, जिनको भारत के प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। ठीक, तो पति पत्नी दोनों ने काम किया। इनके ऊपर एक फिल्म आई है फुले, लेकिन वो तो हम लोग देखेंगे नहीं। आए? कैसे? अरे तो भीम तो वो थे जो इसके विरुद्ध लड़े, क्योंकि एक समाज में निचले वर्ग से आते थे। हम ये थोड़े बता रहे हैं वो कहां से थे, किस वर्ण में थे, ये सब हम नहीं बता रहे। वो निचले वर्ग से थे और वो उस चीज को बचपन से महसूस करते आ रहे थे। वो देखते आ रहे थे कि कैसे हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, कैसे हमारा शोषण होता है। तो उस दर्द से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कहां लगा दी, इनके हक के लिए लड़ने में। आज के जो जिस जय भीम के तू बात कर रहा है ना, वो ढकोसला है। असल में कोई भीम के उसको लेना देना नहीं, वो बस इस नाम पे अपना राजनीतिक फायदा उठा रहा है। बताओ, उसके आने से जय भीम वाला जो कहता है, जो राजनीतिक पार्टी है, कितने दलितों का स्थिति बेहतर हो गया है। उसमें कुछ खास लोगों का छोड़ के अपने घूमने के लिए फॉर्च्यूनर ले लिया है, लेकिन बाकी की स्थिति क्या है हम तो देख रहे हैं। हमारे आसपास के जितने भी जो दलित समाज के लोग हैं, उनका तो स्थिति पहले जैसा ही है, कोई बदलाव तो हुआ नहीं है। और जीवन में एक बात और याद रख लो बबुआ, तो जीवन में बदलाव करने आने वाला कोई नहीं है। ये जो फालतू की उम्मीद लगा के बैठल है कि कोई हमारे जीवन में बदलाव कर देगा, कोई नहीं करने वाला है। सब अपने बदलाव के लिए आता है। तो अगर बदलाव करना है तो आप अपना में खुद करिए, खुद उस चीज के लिए लड़िए। ये खुद लड़ते थे, इनके साथ कोई नहीं था। दलित समाज में पहला व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे, जो मैट्रिक पास किए थे, और उसके बाद तो इतना डिग्री लिए कि गिन नहीं सकते हो, इतना पढ़े, और उसके दम पे ये लड़े। तब पीछे से लोगों ने इनका साथ दिया। उसके बाद एक चीज और है इसमें, दलित समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको उस चीज के बारे में भी जानकारी नहीं, उस चीज को महसूस ही नहीं किए, वो वहीं पे खुश हैं, वही छोटा सा झोपड़ी में, वही अशिक्षा में, वही गंदगी में उनको कंफर्टेबल लगता है। उनको बाहर निकलने का शौक नहीं है, कड़वा सच है। अगर एक तरफ सरकार इनको आगे नहीं निकलना चाहती, तो दूसरी तरफ ये भी है कि वो भी नहीं निकलना चाहते हैं। दोनों बातें हैं, जब तक दोनों नहीं मिलेंगे ये सुधार होने वाला नहीं है। तो लड़ते तो रह गए जीवन भर, क्या हुआ? कितने लोग पढ़ रहे हैं। जय भीम कहने के लिए आसान बात है, मुंह में गुटखा ले लेगा, बुल्लू गमछी ले लेगा, एगो ऐसे झंडा ले लेगा, जय भीम। अब पूछो उसी से कि भीम कौन, क्या, कुछ नहीं पता है। भीम कभी नहीं कहते कि हमारे नाम के तू झंडा लेकर के आंदोलन करना। उनका एक ही सपना था, हर दलित के हाथ में किताब होना चाहिए। कितने दलित को इंटरेस्ट है किताब में? इतना बड़ा हुआ, जुआ खेल रहा है, तो गांजा दारू पी रहा है, स्माइकर बन रहा है, कमाई निकल गया, चलो जन्ने बालू लादेला मिल जाए, ईटा लादेला मिल जाए। तो सरकार भी आपको तब न देगा जब आप मांगिएगा। आप खुद ही नहीं मांग रहे हैं, आपको उसी में मजा आ रहा है। और ये हम ऐसी हवा में नहीं बोल रहे हैं, हम पर्सनली इस चीज को महसूस करके बोल रहे हैं। कितना उस समाज के लोग आया यहाँ लइकन पढ़ने, और हम कहें कि जो जितना तेरा फीस होगा दिए, न होगा मत दिए, तू बस एक काम कर, तू पढ़े में इंटरेस्ट जगा दे, हम तोरा साथ हैं, तोरा पढ़ावेला। नहीं पढ़ा, भाग गया, एक को नहीं है। कहे कि पढ़ने से कोई लेने देना उसको है नहीं। दो चार गो तो ऐसा मिला कि 3 साल में अपन माथा खपावित रह गए। लेकिन इतू सा जो में सुधार हो जाए, इतू सा भी नहीं हुआ। अंततः हम ही छोड़ दिए कि तोरा उहे नरक में रहना है तो जाओ रहो। कोई आदमी कितना करेगा? जब तक तुम आगे नहीं बढ़ना चाहोगे, हम कितना तुमको आगे बढ़ाएंगे? तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो ना पीछे से हम 2-4 लाख दे के ठेलेंगे जी। तू पढ़ने नहीं चाह रहा है तो हम कितना खींचे? एगो तू ही ना है। मेरे पास 50 गो, 100 गो, 200 लड़का है, तो सबको देखना है। तुमको भी क्लास में कहते हैं, किसी को लगे कि टीचर मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो टीचर को अगर अपने ऊपर ध्यान लाना है तो उसका सिंपल फॉर्मूला है, तुम अपने आप पर काम करने लगो, टीचर का ध्यान तुम्हारे ऊपर ऑटोमेटिक जाएगा। टीचर तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है, तू अपना पर काम नहीं कर रहा है, तो एक समय के बाद वो तुमको छोड़ देगा। जो उस पर काम कर रहा है उस पर वो ध्यान देगा। कोई व्यक्ति वही नहीं इन्वेस्ट करेगा जी जहां से मुनाफा हो।
हमको लग रहा है कि वो लड़का को हम मार्गदर्शन देंगे, वो जीवन में बेहतर करेगा, उससे मेरा नाम होगा, मेरा कोचिंग चलेगा, तो हम उस पर ना काम करेंगे। तोरा बोल रहे हैं, तोरा सुनाइए ना दे रहा है, तो ना सुनाई दे रहा है तो तू अपन रास्ते, हम अपन रास्ते। तो उस आधार पे हम कह रहे हैं कि दलित समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बढ़ना ही नहीं, उनको वहीं रहना है, और जो लड़ रहे हैं उनका अपना राजनीतिक फायदा उठाना है। तो सब अपन अपन मति से चल रहा है, कोई सुधार उधार होना नहीं है। हाँ, कुछ एक आध हैं जो इसके लिए लड़ रहे हैं पूरे ईमानदारी से, ये नहीं कर रहे हैं कि एकदम पूर्णतः सब अपना राजनीतिक फायदा के लिए। कुछ हैं एक आध जो अपने ईमानदारी पूर्वक पूरा जीवन वो लगा दिए हैं किस में, इनको बढ़ाने में, लेकिन ये लोग ऐसा थे कि बढ़ना ही नहीं चाहता है। भीमराव अम्बेडकर तो करते करते मर गए, कहते कहते तो मर गए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सरकार खोल के दिले ना स्कूल, जाओ तू रोज स्कूल जाएगा, ना पढ़ेगा तो ना आंदोलन तू करेगा कि पढ़ाई नहीं हो रहा है, आवाज उठाएगा, तू स्कूल नहीं जा रहा है। जाके देखो दलित समाज में से कई गो लेकिन पढ़े जाता है, सब घूमते रहता है। एक तो कि तुम्हारा परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूकता नहीं है, बच्चा में भी जागरूकता नहीं है। एक आध गो आ जाए तो टीचर बढ़िया नहीं मिलता है, टीचर बढ़िया मिल जाए तो लइकन जागे वाला नहीं मिलता है। अब इस तरह की कई सारी समस्याएं हैं। अब उधर खत्म करिए, तो ये लोग वो हैं जिन्होंने इनके लिए आवाज उठाया, लड़ा, इनके हक की मांग की, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो इनको वो हक भी देने का काम किया गया, समानता दिया गया, आरक्षण दिया गया। और पहले की तुलना में देखो तो स्थिति काफी बेहतर है। पहले आप सामाजिक स्थल पर रह नहीं सकते हैं, जो अछूत में आते थे, शूद्र में, आप ऐसे क्लास में एक साथ बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं। कोई नीचे कास्ट वाला, दलित समाज वाला नहीं बैठ सकता है। आप सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते हैं, या जो भी सामुदायिक जगह है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, रुकावट थी। लेकिन आज वो सारी चीजें खत्म हो गई है। आज कोई भी कहीं जा सकता है, पढ़ सकता है, सिनेमा हॉल में रह सकता है, होटल में खा सकता है, वहां पे जाति वगैरह नहीं पूछा जाता है। एक फिल्म में आप लोगों को हम दिखाए थे, गुठली, लइकवा वाला, तो बाबू गुठली के बाबू जब चेवा पी रहा था, गिलसवा छू लिया था, मारा था एक लाती, देखा था। नलिया साफ किया गया था तो साइकिलवा छू दिया था, किस काहे छू दिया, आप पैसा वाला कहा कि पैसा लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी में छूत ना होता है। वो सब समाज में सही में घटित होता था, और इसका कुछ अंश आज भी तुमको ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल जाएगा। आज भी सारी चीजें होती है, कम होती है लेकिन आज भी होती है। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो उस चीज से आज भी ग्रसित हैं, वो आज भी वो काम करते हैं, वो भेदभाव करते हैं, छुआछूत को मानते हैं। समझ गए? तो वर्ण व्यवस्था में काफी सुधार तो हुआ है, लेकिन ये पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये समाज में विद्यमान है। आज भी शादी विवाह जैसा कार्यक्रम जो है वो समान जाति में ही होता है, दूसरे जाति में कर ले तो उसको समाज में नीची भावना से देखा जाता है। अरे अपने जाति में अपन मन से कर लो तो तुमको समाज में नीची भावना देखा जाएगी, अपने से ब्याह कर ले कहीं, बताओ ना, बाप माई के बातों ने सुन ली। इस तरह की चीजें हैं। अब देखो राजनीति में जाति की भूमिका, तो देखो राजनीति में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसमें इतना इसका महत्व है कि ये सरकार बना भी सकती है और सरकार गिरा भी सकती है, खास करके जब क्षेत्रीय चुनाव होता, यानी राज्य वाला चुनाव होता है, मुख्यमंत्री वाला, विधानसभा के, तो उसमें जाति बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, बहुत बड़ा इसका रोल है। एक जाति के नाम पर सरकार बन जाती है और एक जाति के नाम पर सरकार गिर भी जाती है। समझ गए? इतना इसकी भूमिका है। और जब भी चुनाव आता है, आप देखिएगा कि जो भी राजनीतिक दल है, जो भी पार्टी है, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, वो जब चुनाव प्रचार में जाती है तो जाति उसका बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जाति के नाम पर वो अपने जात वालों का वोट अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास करता है, खींच लो। और जहां पे जाति ज्यादा होता है, जैसे कुछ राजनीतिक दल है जिसको जान ही जाता है जाति के नाम पर, जैसे आरजेडी नाम लेगा सब कहता है कि तो अहिर के पार्टी है, जादव जी के है, चाहे वो रहे चाहे ना रहे। ये पूर्णतः सही नहीं है। ये सही बात है कि वो जाति के नाम पे राजनीति करता है, लेकिन वो एक अहिर की पार्टी है, ये पूर्णतः सही नहीं है। क्या उस पार्टी में सब अहिरे हैं? उसमें जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं क्या सब जादव जी हैं? दूसरे भी जाति के हैं, दूसरे भी धर्म के लोग हैं, तो पूर्णतः तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जब चुनाव आएगा तो वो जाति के नाम पे राजनीति करेगा, अपने जात वाले भी अपने जात के व्यक्ति को खड़ा करेगा। जहां पे दूसरे जात के हैं तो देखेगा कि वहां पे सबसे ज्यादा, मान लो कहीं पे भूमिहार जाति के संख्या ज्यादा है,
तो वहां पे उम्मीदवार कौन होगा? एक भूमिहार जाति के, ताकि जात के नाम पर उसके वोट को हम खींच ले। इस तरह की राजनीति होती है। ये महत्व है किसका? जाति के राजनीति में। तो देखिए, जाति के भी आधार पर उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। ठीक, जातिगत भावना को भड़का करके जीत हासिल करने का प्रयास किया जाता है। जब भी चुनाव में जाओ तो लोग अपन अपन जाति के नाम पर वोट अपन जात वाला के खींचने का पूरा प्रयास करता है। उसके बाद जहां पे इसको लगता है, जैसे मान लो कोई भी एक पार्टी को ले लो जो किसी खास विशेष जाति को वो प्रतिनिधित्व करता है, उसी के लिए वो जाना ही जाता है। तो वहां पे जब जाति उसका बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा उसी जाति के लोग हैं, तो खुल के बोलेगा। जैसे सिंपली हम बता रहे हैं, जैसे मान लो आरजेडी को ही हम ले लेते हैं, तो कहेगा कि जादव जी के है। तो जहां वो देखेगा कि यहाँ पे जादवों की संख्या ज्यादा है, तो वहां तो वो खुल के किस पे बात करेगा? जाति पर, और जात को अपनी ओर खींचना चाहेगा। कहीं दूसरा क्षेत्र है जहां पे जादवों की संख्या कम है, भूमिहारों की संख्या ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वहां पे एक भूमिहार उम्मीदवार को खड़ा करेगा और ऐसा चेहरा बनाएगा, ऐसा भाषण देगा, ऐसा प्रचार करेगा जिससे वहां के लोगों को लगे कि नहीं, ये जातिवाद नहीं करता है, और वहां के लोगों को इस आधार पे वो अपना वोट खींचेगा। समझ गया? उसी प्रकार से आपको जदयू करता है, वो भी अपने जाति के नाम पे करेगा। मांझी जी के अपन पार्टी है हम पार्टी, वो भी इसी काम पे करेगा। चिराग पासवान के है लोजप्पा, अपना जाति के आधार पर करेगा, सब करता है। वही चले जाए बीजेपी और कांग्रेस, तो सब धर्म पर लड़ता है। क्या है कि बड़े स्तर पर अगर आपको चुनाव लड़ना है केंद्र स्तर पर, तो जाति वहां काम नहीं करेगा। वहां पर आपको कोई बड़ा मुद्दा चाहिए, तब बड़ा है क्या चीज? धर्म। धर्म पे लड़ा दो, अब करो राजनीति। समझ गए? तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा किया जाता है चुनाव के टाइम पर कि जहां पे अब दलित हैं, नीचे जाति के लोग हैं, वहां पे भाषण ऐसा देगा, ऐसा प्रचार करेगा, जैसे उन लोगों को लगेगा ना कि सरकार में आएगा ना तो खाली हमरे ला कामे करेगा। दलितों को लगेगा कि हाँ ये बढ़िया है, ये आएगा तो हमरे ला काम करेगा। और इस तरह से पूरा जाति रोल निभाता है राजनीति में, सत्ता प्राप्ति करने में। समझ गए? लेकिन इससे चुनाव में नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है, कई बार हम लोग ये मान लेते हैं कि चुनाव कुछ नहीं है, सब जाति के खेल है, जिस जाति का बहुमत होगा वही जाति राजनीति में आएगा। लेकिन ये बात पूर्णतः सही नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं है और पूर्णतः सही भी नहीं है। कई हद तक बात करो तो ये सही है, जाति के नाम पे चुनाव होता है, लेकिन कोई भी पार्टी सिर्फ जाति के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव जीतने में जितने भी रणनीति होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? जाति। लेकिन खाली जाति के नाम पे चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है कि जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, कोई भी जाति के नाम पर गठन नहीं हुआ है, कोई भी जाति के नाम पर गठित नहीं है। जैसे हमने विक्रम विधानसभा में आते हैं, तो क्या विक्रम विधानसभा किसी खास जाति के केंद्र में रख करके बनाया गया है? बस बांट दिया गया कि इतनी जनसंख्या है तो एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया, अब इसमें किसी भी जाति के लोग हो सकते हैं। तो एक हद तक जाति के नाम पे चुनाव करवाया जाता है, प्रचार होता है, राजनीति होती है, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर ही नहीं होती है, और भी चीजें हैं जो इसमें भूमिका निभाती है। देखो, कहा जाता है कि एक पार्टी कोई अगर है राजनीतिक पार्टी, तो केवल जाति के नाम पर सत्ता में नहीं आ सकता है। मान लो राज्य में तो आ भी जाएगा, लेकिन अगर केंद्र में जाना है तब नहीं होगा। आपको मुख्यमंत्री बनना है तो एक हद तक मान लो कि हो सकता है कि जात के नाम पर मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जाति के नाम पर नहीं बन सकते हैं। तो ये कहना कि राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति का खेल है, ये पूर्णतः सही नहीं है। हाँ, एक हद तक आप कह सकते हैं कि ये सही है। ठीक, हाँ, हो वही तो चलिए रहा है, किसको देश से लेना देना है। देखो यहाँ पे कुछ हद तक जातीय राजनीति क्षेत्रीय स्तर पर ठीक है, लेकिन केंद्र स्तर पर ये सही नहीं है, आप वहां पे सफल नहीं हो सकते हैं। आज देखिए तो लगभग प्रत्येक राजनीतिक पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक और वंचित समुदाय के लिए बात करता है, क्योंकि इनको पता है कि हमार जाति से ज्यादा संख्या किनका है? दलित और पिछड़ों का, क्योंकि उसमें कई सारी छोटे छोटे जाति एक साथ में मिल जा रहे हैं। तो हर जाति किसके लिए बात करेगा? दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए। भले मान लो आरजेडी जाना जा रहा है यादवों के लिए, लेकिन क्या वो पिछड़ों की बात नहीं करता है, दलितों की बात नहीं करता है? भले बीजेपी को हम मानते हैं एक धर्म के लिए, क्या वो दलित की बात नहीं करता है, पिछड़ों की बात नहीं करता है? क्यों करता है? उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए।
अपना राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता के प्राप्ति के लिए। तो जाति तो होता है, राजनीति में जाति की भूमिका होती है, लेकिन सिर्फ जाति नहीं होता है। ठीक, तो ये चीज है। आज आप लोग देखिए हमारा जो केंद्र में गठबंधन है, कई सारी राजनीतिक दल बीजेपी के साथ है। आप बिहार से ले लीजिए तो जदयू उनके साथ है, नीतीश कुमार वाला पार्टी, एक अलग जात के ऊपर लेवल लगल है। लोजप्पा, चिराग पासवान वाला एकदम पासवान जाति के लेवल लगल, और वो सब मिलके किसके साथ काम कर रहा है? बीजेपी। अब बीजेपी को माना जाता है कि स्वर्णों के लिए काम करता है, उच्च वर्ग के जो जाति है उनके लिए काम करता है। आज तीनों मिलकर एक साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि राजनीति सिर्फ जाति का खेल है? यहाँ तो तीन तीन जाति का एक साथ सरकार में काम कर रहा है। तो पूर्णतः ये बात सही नहीं है, कुछ हद तक ही सही है। अब आइए धर्म और संप्रदाय पर। देखो बुआ, दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, वहां पे तुमको किसी न किसी प्रकार का धर्म मिल ही जाएगा। और अगर बात करो हम लोग अपने भारत के, तो भारत में तो मुख्य रूप से 8 धर्म के लोग रहते हैं। सनातनी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, यहूदी, पारसी, ये 8 प्रमुख धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो विचारधारा अलग अलग, इनकी आकांक्षाएं, इच्छाएं अलग अलग, तो इनके बीच टकराव भी होना है। और अगर इस टकराव को रोकना है तो सत्ता में साझेदारी करना पड़ेगा। तो अब इसको समझिए, ये सांप्रदायिकता का होता है। तो सांप्रदायिकता के बस एक ही बात याद रखना, जब कोई एक धर्म अपने आप को बाकी धर्मों से ऊपर मानने लगता है, श्रेष्ठ मानने लगता है, तो वहीं से किसका जन्म होता है? सांप्रदायिकता को। समझ गए? क्लियर हुआ जी? जैसे आप लोग हिंदू हैं और आप मान रहे कि हिंदू ही खाली बेहतर है, बाकी के यहाँ साथ वो बेकार है, किसका जन्म होगा? सांप्रदायिकता। इसी को सांप्रदायिकता कहते हैं। अपने धर्म को बाकी से श्रेष्ठ मानना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। समझ गए? तो अभी हम आप लोगों को ये बताए थे कि उत्तरी दुनिया के किसी न किसी देश में कोई ना कोई धर्म है। जैसे उत्तरी आयरलैंड में क्या है? ईसाई। लेकिन ईसाइयों में देखो टकराव चल रहा है, कौची के लेके? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक को लेकर के। आप चले आइए श्रीलंका में बौद्ध और जैन को लेकर के। भारत में हमने के 68 गो धर्म। तो इस तरह से हर किसी के माने किसी भी देश में जाइए तो आपको कोई ना कोई धर्म मिल जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने एक बार बात कही थी, एक उसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। अब ये जो बात ही बोल रहे हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब धर्म की बात नहीं कह रहे हैं कि हिंदू को हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, मुस्लिम को नहीं कर सकते हैं। वो बात कर रहे हैं नैतिकता के, सत्य मार्ग के, सामाजिक कल्याण के। हम लोग को धर्म में तो यही नहीं सिखाया जाता है कि सत्य के मार्ग पे चलो, सामाजिक कल्याण की बात करो, समाज के कल्याण के लिए काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो। क्या राजनीति से हम इन सब चीजों को अलग कर सकते हैं? अगर इस चीज को अलग कर दिए तो फिर राजनीति का मतलब है क्या? अगर राजनीति सत्य मार्ग पे चल के हो तबे तो समाज की भलाई होगा। तो हमारा धर्म भी वही सिखाता है, राजनीति भी उसी पे काम करता है। तो उस आधार पे देखो तो हम धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। राजनीति में आपका धर्म होना चाहिए कि नहीं, अधर्मी वाला काम हमको नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, वो धर्म के बात ये नहीं कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं? नैतिकता की बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं कि उसको हम राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर उसको अलग कर दिए तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सवाल पूछेगा धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं, किसने कहा? समझ गए? अब देखो, ये तुमको बता दे कि जब एक धर्म स्वयं को बाकी से सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है तब किसका जन्म होता है? सांप्रदायिकता के। जब राजनीति किसी धर्म के नाम पे होने लगता है तब किसका जन्म होता है? सांप्रदायिकता के, कि हमारा ही एक धर्म रहेगा, बाकी धर्म नहीं रहेगा। तो यहाँ किसका जन्म होगा? सांप्रदायिकता के। जब किसी विशेष धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म वाले लोगों के विरुद्ध बोलने लगते हैं, उनकी आलोचना करने लगते हैं, किसका जन्म होगा? कि हम हिंदू हैं तो ठीक है, अब बाकी सब धर्म के हम बुराई करते चल रहे हैं, तो उधर वाला हमर के बुराई करेगा।
सांप्रदायिकता के जन्म हो जाएगा। हम अपने आप को खाली श्रेष्ठ मान रहे हैं, समझ गए? तो ये सब वो कारण है जिसके वजह से सांप्रदायिकता के जन्म होता है। और सांप्रदायिकता किसी भी देश के राजनीति के लिए सही नहीं है, वो वहां के देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं श्रीलंका। श्रीलंका क्या किया? बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उसको राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया। स्थिति क्या हुई वहां पे? गृह युद्ध शुरू हो गया सांप्रदायिकता के कारण, समझ गए? तो सांप्रदायिकता किसी भी देश के राजनीति के लिए सही नहीं होता है, वो देश के विनाश के कारण बन सकता है। जैसे 1956 में श्रीलंका ने सिहली को राजभाषा और बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म, यहाँ भाषा लिखा गया है, राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया और इसके वजह से वहां पे गृह युद्ध हो गया था। तो ये सही चीज नहीं है, ठीक। सांप्रदायिकता के कारण उत्पन्न हिंसा, दंगा और नरसंहार विभाजन को जन्म देता है। अगर आप ये सांप्रदायिकता पर चले कि हमरे धर्म सर्वश्रेष्ठ है बाकी बेकार है, तब बाकी वाला तो आपके विरुद्ध हो जाएगा, टकराव होगा। और टकराव एक दिन हिंसा का रूप ले लेगा, मार काट के दंगा होगा, लोग मारे जाएंगे और एक दिन देश दो टुकड़ों में बट जाएगा। हमारा देश नहीं बटा, पाकिस्तान क्यों बन गया? उनको लग रहा है हमर बढ़िया है, हमको लग रहा है हमर बढ़िया, ले बढ़ जाओ दो भाग में। और इसको बांटने में सरकार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है और सरकार चाहे तो इसको और भड़का सकती है। हमारे देश की जो विभाजन हुआ उसमें अंग्रेजों का हाथ था, अगर वो चाहता तो उसको रोक सकता था। वैसे ही देश में जब भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो उसमें सरकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकार चाहती है कि ये हो ताकि हमारा राजनीतिक लाभ होता रहे, वो अपने लाभ के लिए काम करता है और हम लोग लड़ते हैं। अगर वो चाह जाए तो इसको खत्म कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं। तो देखिए, एक आता है तुमको धर्मनिरपेक्षता। जब कोई देश ये कहता है कि मेरा कोई भी धर्म विशेष नहीं है, हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो उसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। अब बताओ भारत धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है? भारत किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता है और सबको एक समान मानता है, इसलिए हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, समझ गए? तो राष्ट्र द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना, किसी को विशेष धर्म नहीं मानना धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। भारत किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके अलावा और किस आधार पे हम कह सकते हैं? तो एक आधार और है, हमनी के संविधान के जो मौलिक अधिकार है उसमें बताया गया है कि आपको जो इच्छा है वो धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी धर्म का त्याग कर सकते हैं, किसी को अपना सकते हैं। फिर जिस धर्म को आप अपनाए हैं उसको बिना किसी दूसरे धर्म की बुराई किए हुए प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमको लग रहा है हमारा हिंदू धर्म बढ़िया है, तो बाकी के 7 धर्म के बुराई किए बिना हम अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हमको लग रहा है हिंदू धर्म खराब है, तो हम हिंदू धर्म छोड़ के बाकी के कोई भी धर्म अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके प्रचार प्रसार के लिए हम स्कूल विद्यालय भी खुलवा सकते हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि हमारे देश में कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्मों का समान अधिकार है, तो हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं। अगर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो सरकार उसके खिलाफ काम करती है, संविधान उसके विरुद्ध में है कि अगर आपके साथ कोई धर्म के नाम पे भेदभाव कर रहा है तो वो गैर कानूनी है, उस पे कार्रवाई होगा। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरे धर्म का बच्चा है उसको हम भगा दे इस बात पे कि तू फलाने धर्म के है तो तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे, वो जा करके हम पे केस कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है, सीधे हाई कोर्ट में न तो सुप्रीम कोर्ट में। ये संवैधानिक अधिकार है उसको। तो इन सभी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष है, ये किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। बस कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने अपने धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। क्लियर? कल हम लोग पढ़ेंगे लिंग, और लिंग में पढ़ेंगे महिलाओं की स्थिति, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म।